हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गर्भपात अबॉर्शन के विषय में। इनफैक्ट अगर सही बताऊँ तो ये जो क्लास होगी वो गर्भकालीन जो कठिनाइयाँ हम पढ़ रहे थे या गर्भावस्था की जो कठिनाइयाँ जिसे हम कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं के विषय में हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा था। तो उसी से संबंधित ये कुछ टॉपिक इसमें रह गए थे, जैसे कि गर्भपात के प्रकार, हाइपरेमेसिस ग्रेविटेरम क्या होता है, रक्तहीनता, जिनका इफेक्ट गर्भावस्था में देखने को मिलता है। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई और क्योंकि आपको आज भी मेरी वॉइस से लग रहा होगा कि मुझे दिक्कत है। बात ये थी कि थोड़ा फीवर वगैरह सभी को हो गया था, मतलब इस समय वायरल चल रहा है। और मेरे तो सबसे पहले, क्योंकि मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो मुझे सबसे पहले जो होता है, कोई भी इफेक्ट जाता है तो वो लंग्स पे जाता है, तो मुझे मेरा सबसे पहले गला ही बंद होता है। तो ज़्यादातर मेरे साथ ये दिक्कत होती है। तो आज भी मैं पूरे ट्रीटमेंट के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। कोशिश करूँगी मैं ये क्लास कर पाऊँ। सुबह के टाइम में कंडीशन ये है, 2 दिन से आवाज़ निकल ही नहीं रही है बिल्कुल। पूरे दिन गरारे करती हूँ, दवाई खाती हूँ, तब ये आवाज़ मेरी अब थोड़ी बहुत निकल रही है। तो ये क्लास में आपको मंडे की सुबह मिलेगी और ये मैं संडे की शाम को रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है सुबह में मैं बोल शायद नहीं पाऊँगी। ठीक है। और इसके जो भी है प्रश्न, ठीक है, इसके जो भी अभी तक हमने पढ़ा दिया आपको, उसके हम प्रश्न करेंगे 50 प्रश्न। वो शायद याद परसों करेंगे। उम्मीद तो ये है कि मैं लाइव कर पाऊँ, अगर, क्योंकि लाइव में फिर वही है, मैं परसों सुबह आपको 8 बजे क्लास दूँगी। लेकिन अगर मेरे गले ने साथ नहीं दिया तो मैं आपको रिकॉर्ड क्लास ही दूंगी, वो भी। लेकिन देखिएगा ज़रूर, सारे आपको पता चल जाएगा आपने अब तक जो पढ़ा है वो आपका कितना तैयार हुआ है। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न होंगे उसमें इससे संबंधित। इनफैक्ट सारे प्रश्न तो नहीं बन पाएंगे, प्रश्न बहुत बन रहे हैं। 50 क्वेश्चंस की क्लास होगी और 50 क्वेश्चन की हम नेक्स्ट क्लास करके सभी पूरे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर उसमें कुछ PYQs भी हैं और कुछ मैंने इसमें से बनाए हैं। PYQ इसलिए डाले आपको ये दिखाने के लिए कि यहाँ से कितने ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गर्भपात वह अवस्था है जिसमें शिशु क्या होता है, पूरी तरह विकसित नहीं होता है। इस समय किसी कारणवश यदि उसका जन्म हो जाए तो वह जो बाहरी वातावरण के साथ क्या होता है, सामंजस्य स्थापित करके जीने में असमर्थ हो जाता है। असमर्थ ही होता है, मतलब असमर्थ इस तरीके का शिशु होता है क्योंकि वो आप उसे मतलब बाहरी वातावरण में वो एडजस्ट कर ही नहीं पाएगा और उसका गर्भपात हो जाएगा, क्योंकि इसका समय बहुत कम होता है। ठीक है ना। तो गर्भपात आपको समझ में आया, मतलब एक ऐसा शिशु जो विकसित नहीं था, ठीक है, और उसका जन्म हो गया। विकसित नहीं था और क्या हुआ, उसका जन्म हो गया। अब जब वो विकसित ही नहीं है तो वो बाहरी वातावरण से यहाँ पर सामंजस्य जो है स्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, और उसी को हम गर्भपात या अबॉर्शन कहेंगे। अच्छा, गर्भपात का समय पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि एक वह बच्चे होते हैं जो मैच्योर नहीं होते हैं। ठीक है, वो भी होते हैं लेकिन वो जीवित रह सकते हैं, जिन्हें हम अपरिपक्व जन्म कहते हैं। तो यहाँ पर जो गर्भपात का समय होता है वो होता है 6 महीने से पूर्व ही होता है। ठीक है, 6 महीने से पहले अगर कोई बच्चे का जन्म हो जा रहा है तो हम उसको ये मान के चलते हैं ये बचेगा नहीं और वो गर्भपात की श्रेणी में आता है। और इनफैक्ट आपसे इस तरीके से पूछा जाए तो 2 से 6 माह का जो समय होता है, अगर 2 से 6 महीने के बीच में जिस बच्चे का जन्म होता है उसे हम गर्भपात कहते हैं। अच्छा, अपरिपक्व जन्म, ठीक है, और गर्भपात दोनों में अंतर है। ठीक है, अपरिपक्व जन्म वो होते हैं जो प्रीमेच्योर होते हैं, जिनको बचाया जा सकता है, जैसे कि कुछ बच्चे 7 महीने में पैदा हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन गर्भपात में हम बच्चे को बचा नहीं सकते। ठीक है, तो अपरिपक्व जन्म क्या होता है, एक बार इसके विषय में थोड़ी बात करेंगे। अपरिपक्व जन्म 6 माह के बाद होता है। ठीक है, ये 6 महीने के बाद वाला होगा, क्योंकि 6 महीने तक अगर कोई बच्चे का जन्म हो रहा है तो वो हम अबॉर्शन की श्रेणी में रखेंगे, गर्भपात की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, इसमें जो शिशु होता है शारीरिक रूप से पूर्ण विकसित हो चुका होता है, अतः जन्म के बाद उचित देखभाल से उसको आप जीवित रहने की, मतलब उसमें पूरी आशा होती है, उसे आप जीवित रख सकते हो। ठीक है, अपरिपक्व जन्म में क्या होता है, बस आपको क्या करना है, शिशु का जो विकास है उस पर आपको ध्यान देना है, उचित देखभाल करना है, डॉक्टरी परामर्श लेना है, उसकी फुल केयर करनी है, तो वो पूरी तरह से जीवित रह सकता है। ठीक है, लेकिन गर्भपात में आप कितनी भी केयर कर लो, वो ज़्यादातर पैदा ही मरा हुआ होता है। ठीक है, तो बात करते हैं आगे।
गर्भपात में क्या होता है, शिशु शारीरिक रूप से पूर्ण विकसित नहीं होता, अतः जन्म के बाद ये जीवित नहीं रह पाता। ठीक है, क्लियर हुआ। जन्म के बाद ये जीवित नहीं रह पाएगा। अब कारण भी पूछे जाते हैं कि गर्भपात के क्या क्या कारण हो सकते हैं, मतलब जो अबॉर्शंस होते हैं लोगों में उसके रीज़न क्या होते हैं। ठीक है, तो इनका कोई निश्चित एक कारण तो होता नहीं है, इनमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं गर्भपात का। जैसे बात करते हैं, नंबर 1, स्त्री हो सकता है अत्यधिक कमज़ोर हो, शारीरिक रूप से फिट ना हो, बच्चे को पैदा करने की उसकी कैपेसिटी मजबूत ना हो, स्त्री का एनीमिया रोग से पीड़ित होना भी, मतलब खून की कमी है इसलिए बच्चा ना जीवित रह पा रहा हो, संतुलित व पौष्टिक भोजन की कमी हो, इसी वजह से तो एनीमिया होगा भाई, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। RH तत्व जो एक प्रोटीन होता है, RH क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, ब्लड में पाया जाता है ये। ठीक है, रेसस नामक का एक बंदर था, रेसस बंदर था, तो रेसस में ही RH को RH तत्व दिया हुआ है नाम। ठीक है, तो अगर ये तत्व पाया जाता है बच्चे में तो भी वो जीवित नहीं रहता। ठीक है, अगर कोई बच्चा RH पॉजिटिव होता है तो वो जीवित नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी रीज़न हो सकता है गर्भाशय में ट्यूमर, लेकिन ये मतलब हमेशा नहीं, RH बहुत रेयरली देखने को मिलता है। ठीक है, और गर्भाशय में ट्यूमर अगर है तो भी बच्चे को बचाना मुश्किल काम होता है, गर्भपात हो जाता है। गर्भाशय में कोई संक्रमण हो गया हो, उच्च रक्तचाप तथा डायबिटीज, जैसे कि हमने इससे पहले आपसे बताया था, इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था, जो गर्भकालीन विषाक्तता थी बताई थी ना आपको, 2 तरीके की होती है, एक तीव्र विषाक्तता होती है, एक दीर्घकालीन विषाक्तता होती है। ओके, तो इस तरीके ये किससे, उच्च रक्तचाप से ही संबंधित है, आपके आंतरिक अंगों से संबंधित समस्याएं हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं, आप वीडियो में देख सकते हो, जिसमें हमने बताया था तीव्र विषाक्तता जो होती है 2 तरीके की होती है, एक प्री एक्लेम्सिया होती है और एक एक्लेम्सिया होती है। ठीक है, तो ये हमने आपको पढ़ाया इससे पहले की क्लास में, आप देख सकते हो। भ्रूण का विकसित ना होना, उच्च रक्तचाप तथा डायबिटीज़ का होना, गर्भ में एक साथ 2 बच्चे विकसित होना, या नंबर 10 है ये, गर्भकालीन अवस्था में तीव्र संवेगात्मक कोई आघात होना, किसी तरीके का एक्सीडेंट हो जाना वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके बाद दुर्घटना के फलस्वरूप गर्भाशय पे चोट लग गई हो, कोई गर्भकालीन अवस्था में तीव्र कोई एंटीबायोटिक दवाई का सेवन किया गया हो। तो ये सारे रीजन आप नोट कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न बनते भी हैं। ओके, मैं आज बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिफाइन नहीं कर रही हूँ, और ये सिर्फ समझने वाली चीज़ें हैं, इनको आप नोट करिए और पढ़िए और समझिए। गर्भपात का कारण कोई भी हो, किंतु गर्भपात की प्रारंभिक अवस्था में निम्नलिखित लक्षणों को देखकर पहचाना जा सकता है कि मतलब जैसे कि गर्भपात, अभी हमने इतने सारे कारण बताए कि इनमें से कोई भी कारण हो सकता है गर्भपात का, तो इनमें से कोई भी कारण क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उनके लक्षणों को देख लो तो आप पहचान सकते हो कि ये गर्भपात होगा या नहीं। देखो, उचित उपचार के द्वारा इसे रोका भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को थोड़ा सा ब्लड आ गया तो ये कन्फर्म हो गया अब इसका गर्भपात ही होना है, ऐसा नहीं। ब्लड मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसी जगह से अगर प्रेगनेंसी में ब्लड आ जाता है तो इसका ये रीज़न नहीं है कि हाँ 100% की मतलब गर्भपात या अबॉर्शन होगा ही होगा। अगर गर्भपात की प्रारंभिक अवस्था में मतलब क्या होता है, इस समय 2 मुख्य लक्षण दिखते हैं जिससे आपको ये उम्मीद हो जाती है कि हाँ हो सकता है गर्भपात होने की संभावना रहती है, लेकिन अगर आप केयर कर लो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गर्भपात 100% होगा ही। अब क्या होगा, ये लक्षण आपसे पूछे गए यहाँ पर, तो लक्षण क्या होंगे, पेड़ू के निचले भाग में दर्द होना, पेड़ू मतलब पेट के नीचे वाला जो एरिया होता है, और योनि से रक्तस्राव होना। तो ये 2 रीजन मुख्य होते हैं जिससे ये लगता है कि हो सकता है अगर केयर नहीं की गई तो गर्भपात हो सकता है। गर्भपात की प्रारंभिक अवस्था में कमर व पेड़ू में पीड़ा का अनुभव होता है। ऐसी अवस्था में चिकित्सक से परामर्श लेकर दवा लेनी चाहिए और पूर्ण विश्राम यहाँ पर करना चाहिए। ठीक है, आप थोड़ा वीडियो रोक के पढ़ लें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकती, नहीं तो मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाएगी। ठीक है, तो आप थोड़ा मतलब रोक के, क्योंकि ये पढ़ के समझने वाली चीज़ है, क्योंकि समस्या ये है कि मैं इतना इस समय बिल्कुल छुट्टी करना एक दिन भी नहीं चाह रही हूँ। कल मेरी क्लास नहीं हो पाई उसका भी मुझे अफसोस है, और इस समय आए दिन ऐसा कुछ ना कुछ समस्या हो रही है। मेरे यहाँ भी सभी लोग बीमार हैं, मेरी बच्चियाँ भी दोनों बीमार हैं, लेकिन मैंने तब भी टाइम निकाला उनकी केयर करने के बाद। मैंने क्योंकि PDF तो तैयार ही थी पहले से, बस बोलने की वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सोचा पहले मैं क्लास रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है, मेरे चैनल की ग्रोथ गिर जाती है, व्यूज़ गिर जाते हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और इतनी परेशानी में अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, चाहे मैं बेशक क्यों ना अपने लिए मेहनत कर रही हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ा तो आप ही लोगों को रही हूँ, तो प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा। आज मेरी मेहनत को थोड़ा सपोर्ट करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं पीछे चल रही हूँ यूट्यूब पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बात कही क्या, उसके
पेड़ों में दर्द होता है, नीचे की मतलब जो पेट का हिस्सा होता है नीचे का एरिया, वहाँ पर दर्द वगैरह शुरू हो जाता है। और उस समय क्या है, चिकित्सक से आपको परामर्श लेनी चाहिए और क्या करना है, विश्राम करना चाहिए। क्योंकि यदि प्रारंभिक अवस्था में दर्द को सामान्य कहकर आपने टाल दिया, ठीक है, तब हो सकता है ऐसी स्थिति में जो रक्तस्राव है मतलब बढ़ जाए, ठीक है, रक्तस्राव होगा यहाँ पर, बढ़ जाए और यहाँ पर क्या होगा, हल्का हल्का रक्तस्राव होने लगेगा। और यदि रक्तस्राव है तो गर्भपात को नहीं रोका जा सकता, ठीक है। पेड़ों में दर्द हुआ मतलब नीचे हिस्से में पेट में दर्द हुआ, ठीक है, और आपने क्या किया, सामान्य समझ के अरे नॉर्मल है टाल दिया। होता है कि भाई प्रेगनेंसी में लोगों को लगता है कि थोड़ी बहुत तो समस्याएं रहती ही रहती हैं, ठीक है, और आपने टाल दिया। लेकिन अगर आपके पेट में नीचे के एरिया में दर्द हो रहा है तो कभी भी टालना नहीं चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब ऐसे में क्या होगा, आपने टाल दिया ये सोच के ये नॉर्मल चीज़ है, अब हो सकता है कि उस समय रक्तस्राव यहाँ पर शुरू हो जाए, ठीक है। और अगर ऐसा है, ठीक है, रक्तस्राव शुरू हो गया, तब क्या है, गर्भपात को रोका नहीं जा सकता क्योंकि पहले से ही यहाँ पर दर्द हो रहा है, ठीक है। गर्भपात के प्रकार, काइंड्स ऑफ अबॉर्शन क्या है इसकी बात करेंगे। भाई गर्भपात के प्रकार से प्रश्न बनते हैं और आपसे पूछे भी जाते हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा। देखो गर्भपात कई तरीके के होते हैं, मुख्यतः 5 तरीके के तो होते ही होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 5 तरीके के कौन कौन से हैं, नंबर 1 भयपूर्ण गर्भपात, जिसे हम कहते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन, ठीक है, थ्रेटेंड अबॉर्शन कहते हैं। दूसरा हम कहेंगे अनिवार्य गर्भपात, मतलब ये होता है इनविटेबल अबॉर्शन। दूसरा होता है पूर्ण गर्भपात जिसे हम कहते हैं कंप्लीट अबॉर्शन। और अच्छा तीसरा इधर रह गया अपूर्ण गर्भपात जिसे इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहा जाता है। और 5वां होता है चिकित्सीय गर्भपात, थेरेप्टिक अबॉर्शन। थेरेप्टिक अबॉर्शन वो वाला अबॉर्शन होता है जब डॉक्टर को ये लगता है कि माँ और शिशु दोनों के लिए किसी भी तरीके का खतरा है तो वो सलाह देता है कि आप इस बच्चे का अबॉर्शन करा दो, ठीक है, तो इसे हम चिकित्सक गर्भपात कहते हैं। कंप्लीट गर्भपात में वही होता है कि पूरा जो भी आपका अंदर की जो सारी चीज़ें होती हैं डॉक्टर को कुछ करना ही नहीं पड़ता है, सारा कुछ अपने आप ही बाहर, शिशु भी निकल जाएगा, जो उसकी प्लेसेंटा बन रही होगी वो भी निकल जाएगा, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी सब निकल जाएगा, पेट का दर्द भी खत्म हो जाता है इसमें, और सारी गंदगी अपने आप एक ही बार में साफ़ हो जाती है। तो इसको हम कंप्लीट गर्भपात कहते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर को दिखाना अनिवार्य होता है यहाँ पर। अपूर्ण गर्भपात उसमें ये क्या होगा, कुछ चीज़ें निकल जाएंगी, कुछ चीज़ें अंदर ही रह जाएंगी, तो इसकी सफाई करानी बहुत ज़रूरी होती है, नई चीज़ें सड़ने लगेंगी पेट में और वो अन्य समस्याओं का कारण बनती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं इसमें। भयपूर्ण गर्भपात वही होता है जब व्यक्ति के पेड़ों में वही दर्द शुरू हो जाता है, पेड़ों मतलब पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, और उस समय पीड़ा होने की वजह से या योनि से रक्त आने लगता है, तब ये लगता है क्योंकि घबराहट बेचैनी शुरू हो जाती है, तब ये मान लिया जाता है कि मतलब वो दर्द हुआ था, उसके भय के कारण क्या हुआ, अबॉर्शन हो गया। अनिवार्य में क्या होगा, इस वाले गर्भपात को कहते हैं रोका नहीं जा सकता क्योंकि इस पे योनि से तीव्र रक्तस्राव अपने आप ही शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो ग्रीवा होती है, जो सर्विक्स होती है यहाँ पर वो खुल जाती है, और सर्विक्स खुलने की वजह से क्या होता है, बच्चा जो है अपने आप बाहर निकल जाता है, अविकसित जो भ्रूण होता है वो बाहर निकल जाता है। लेकिन इन सभी में कुछ भी हो रहा हो आपको डॉक्टर को दिखाना अनिवार्य है, ठीक है, जिससे कोई गंदगी अंदर रह गई और उसकी सफाई की जा सके। अब हम इसको डिटेल पढ़ेंगे। जो होता है थ्रेटेंडेड अबॉर्शन जिसे हम भयपूर्ण गर्भपात कहते हैं, जब योनि से रक्त बहने के साथ साथ पेड़ों के निचले भाग में पीड़ा होती है, तब ये जो होता है ये पूर्ण गर्भपात का संकेत, भयपूर्ण होगा ये, ठीक है, भयपूर्ण गर्भपात का संकेत माना जाता है, ठीक है, जिसे बिस्तर पर पूर्ण आराम करके रोका जा सकता है। मतलब भयपूर्ण गर्भपात एक ऐसा प्रकार है जिसे बिस्तर पर आराम, जिसे आप बेड रेस्ट बोलते हो, कराकर रोका भी जा सकता है, क्योंकि रक्तस्राव का तात्पर्य ये नहीं होता है कि गर्भपात होगा ही होगा। यदि रक्त की थोड़ी सी भी मात्रा दिखाई दे तो चिकित्सक से उचित परामर्श, दवा, इंजेक्शन आदि लेकर इस समय को क्या करते हैं, मतलब गर्भपात को इस समय रोका जा सकता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अनिवार्य गर्भपात की, जो सेकंड नंबर का था हमारा। ओके, आप लोग अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो को रोककर पढ़ लीजिए, ठीक है, प्लीज़ इस बार मेरी समस्या को समझिए आप लोग। अनिवार्य गर्भपात, इनविटेबल अबॉर्शन, एक्चुअली समस्या ये होती है ना, आप लोगों को लगता है मैं अक्सर बीमार हो जाती है, एक तो बच्चे छोटे हैं, ठीक है, दूसरा मैं ओवरलोड ले लेती हूँ। भाई बच्चों को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ये हमारे हैं, हमें केयर करनी होगी, उनको समय देने के बाद मैं लेती हूँ ओवरलोड। ऊपर से मेरी एक आदत है, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि हाँ चलो कोई बात नहीं, मेहनत कर रहे हो सफल हो जाओगे, मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। जैसे कि चैनल पर ग्रोथ देखती हूँ, कमेंट सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे तो मैं टेंशन में आ जाती हूँ, इसलिए मैं डबल बीमार हो जाती हूँ, ठीक है, ये मेरी कमजोरी है। मैं दूसरों को बहुत मोटिवेट करती हूँ पर खुद को मोटिवेट नहीं रख पाती हूँ, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी बीमार हो जाती हूँ।
और ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करना नहीं छोड़ती हूँ। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा मेरी आज समस्या को समझ लीजिए। हमेशा ये चीज़ें नहीं होंगी, दूसरा मौसम का थोड़ा है, इस वजह से दिक्कतें हो रही हैं और धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। ठीक है, अनिवार्य गर्भपात की बात करेंगे। इस प्रकार के गर्भपात को कहते हैं रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें योनि से तीव्र रक्तचाप थक्कों के रूप में होता है। साथ ही गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन के कारण क्या होता है, तीव्र पीड़ा, मतलब बहुत दर्द होता है। और पीड़ा के कारण जैसे कि डिलीवरी के समय नहीं होता, मांसपेशियों में संकुचन होता है, पीड़ा होती है और ग्रीवा सर्विक्स खुल जाती है, फैल जाती है और जो होता है भ्रूण निकल जाता है। लेकिन जब डिलीवरी होती है उस समय भ्रूण क्या होता है, विकसित होता है। लेकिन यहाँ पर अविकसित भ्रूण होता है, क्योंकि 6 महीने से कम का होता है, बाहर आ जाता है। ऐसी अवस्था में भी चिकित्सक को दिखाकर उचित परामर्श लेना आवश्यक होता है। ठीक है, तो अनिवार्य गर्भपात की भी हमने बात कर ली। अब बात करेंगे अपूर्ण गर्भपात क्या होता है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन क्या होता है। जब अनिवार्य गर्भपात के समय अपरा जो प्लेसेंटा का कुछ भाग गर्भाशय में रह जाता है तो उसे अपूर्ण गर्भपात कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या अपूर्ण, उसके नाम से ही पता चल रहा है ये अपूर्ण लिखा है, मतलब कुछ रह गया अंदर। तो प्लेसेंटा का कुछ भाग अंदर रह जाए तो उसे हम अपूर्ण गर्भपात की संज्ञा देते हैं। अपूर्ण गर्भपात स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। ठीक है, स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, क्योंकि यदि कुछ भाग गर्भाशय में रह जाता है तो वह अंदर सड़ने लगता है, जिससे शरीर में विष फैलने की संभावना रहती है। अतः अनिवार्य गर्भपात हो तो चिकित्सक को दिखाकर अपूर्ण गर्भपात हो, यहाँ पर अनिवार्य लिख दिया मैंने, अपूर्ण गर्भपात होगा। अपूर्ण गर्भपात हो तो चिकित्सक को दिखाकर गर्भाशय की पूरी सफाई करा देनी चाहिए, जिससे गर्भवती स्त्री को कोई हानि ना हो। ठीक है, अब बात करेंगे पूर्ण गर्भपात की, कंप्लीट अबॉर्शन की। जब गर्भपात के दौरान तीव्र पीड़ा के साथ गर्भाशय के संपूर्ण व्यर्थ पदार्थ बाहर स्वतः निकल जाते हैं और निकलने के बाद पीड़ा व रक्तचाप दोनों बंद हो जाते हैं, तो उसे हम पूर्ण गर्भपात कहते हैं। ठीक है, मतलब सब कुछ, पीड़ा भी खत्म हो जाती है, मतलब दर्द भी खत्म हो जाता है, रक्तचाप भी खत्म हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है, तो इसे पूर्ण गर्भपात कहते हैं, क्योंकि सब कुछ निकल गया, जितना व्यर्थ पदार्थ था सब बाहर खुद ही निकल जाता है बच्चे के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण गर्भपात की संज्ञा दी जाती है। गर्भाशय की सफाई यहाँ स्वयं हो जाती है, किंतु फिर भी गर्भपात के बाद गर्भवती को किसी कुशल चिकित्सक को दिखाकर इस बात की संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि गर्भपात पूर्ण हुआ है या नहीं, जिससे कि भविष्य में कोई कठिनाई ना हो और गर्भाशय में किसी प्रकार का संक्रमण ना हो। बेशक सब कुछ निकल गया हो, लेकिन आपको कैसे पता क्या क्या निकला, क्या क्या रह गया, भाई आप कोई डॉक्टर तो हो नहीं, तो एक बार जांच करानी जरूरी है। ठीक है, हर कोई डॉक्टर तो नहीं होता। चिकित्सीय गर्भपात क्या होता है, थेरेप्टिक अबॉर्शन, जब गर्भाशय में भ्रूण किसी कारणवश ठीक प्रकार से क्या है, वृद्धि नहीं कर रहा। ठीक है, तथा उसके विकसित होने से गर्भवती स्त्री को जान का खतरा हो, या तो भ्रूण विकसित ही नहीं हो रहा है, वृद्धि विकास ही उसका नहीं हो रहा, और अगर हो भी रहा है तो गर्भवती की जान को खतरा बन रहा है। तो ऐसी अवस्था में चिकित्सक माँ या शिशु की स्वास्थ्य की रक्षा है तो स्वतः ही गर्भपात कराने की सलाह देते हैं कि आप इसको अवॉइड करा दीजिए। ठीक है, नहीं तो आपको या शिशु को कोई समस्या हो सकती है। इसे चिकित्सीय गर्भपात कहते हैं। इसमें गर्भपात के कोई लक्षण पूर्व में नहीं होते हैं, केवल परिस्थितियों को देखते हुए अविकसित भ्रूण को गर्भ से बाहर निकालना पड़ता है। मतलब इसमें गर्भपात के कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन अल्ट्रासाउंड में जब बच्चे का दिखता है कि भाई कोई ग्रोथ नहीं हो रही है और ग्रोथ होगी तो इसका इफेक्ट माँ पे या बच्चे पे किसी पे भी जा सकता है, आगे समस्या हो सकती है, तो उस समस्या से बेहतर है कि आप उसको अवॉइड करा दो। ठीक है, ऊपर वाले की कृपा से आगे फिर खुशियाँ आएंगी। ठीक है, तो ये वो वाली चीज़ होती है। अब इसको हम कहते हैं कौन सा गर्भपात, थेरेप्टिक, मतलब डॉक्टर की परामर्श होती है। यहाँ पर डॉक्टर खुद कहता है आप गर्भपात करा दो। गर्भपात होने पर कुछ बातों हैं जिन्हें ध्यान रखना चाहिए हमेशा। यदि किसी व्यक्ति को लगे कि गर्भपात की संभावना है तो गर्भवती को पूर्ण विश्राम में कराना चाहिए इस कंडीशन में। ठीक है, कतई लापरवाही बरतनी नहीं चाहिए। यदि गर्भपात हो गया है तो चिकित्सक को दिखाकर गर्भाशय की पूरी तरह सफाई करानी चाहिए, जिससे गर्भाशय में किसी प्रकार का संक्रमण ना हो। ठीक है, दूसरी बात है, यहाँ पर बात करेंगे आगे, यदि पहली बार गर्भधारण पर स्त्री को गर्भपात हो गया है तो दोबारा जब भी वह गर्भधारण करे तो उस समय प्रारंभ से ही चिकित्सक से पूरी उचित सलाह लेनी चाहिए और उसे बताना चाहिए कि पहले अबॉर्शन हो चुका है, जिससे वो उसको उस हिसाब से इंजेक्शन, दवाइयाँ और मतलब बता देगा कि कैसे मतलब रहना है। भाई बेड रेस्ट वगैरह भी बोल सकता है। गर्भपात के बाद 8 से 10 दिन तक स्त्री को पर्याप्त विश्राम करना चाहिए, क्योंकि गर्भाशय की जो मांसपेशियां होती हैं ढीली हो जाती हैं। ठीक है, 8 से 10 साल मतलब गर्भपात के 8 से 10 दिन बाद जब गर्भपात हो जाता है, जैसे कि ये नहीं समझना चाहिए कि गर्भपात हुआ है तो उसकी बिल्कुल केयर नहीं करनी है। भाई गर्भपात हुआ है तो और ज़्यादा, एक तो वो इमोशनली परेशान होती है, दूसरा 8 से 10 दिन तक मांसपेशियाँ, तो भाई इफेक्ट तो शरीर पर ही पड़ता है, ब्लड तो शरीर से ही जाता है। ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा ब्लड बर्बाद होता है जब अबॉर्शन वगैरह होता है, ये सच्चाई है। ठीक है, जो प्रेगनेंसी में होता है तब तो दिक्कत
होता है भैया, दर्द तो सभी में होता है, लेकिन जब कहते हैं अबॉर्शन होता है उस समय ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है, ठीक है। तो स्त्री को पर्याप्त विश्राम करना चाहिए, क्योंकि गर्भाशय की जो मांसपेशियाँ होती हैं ढीली हो जाती है। गर्भपात में रक्तस्राव होता है, तब गर्भपात के बाद स्त्री को गर्भवती स्त्री के समान भी संतुलित व पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। जैसे गर्भवती स्त्री ने बच्चा होने के बाद काफ़ी पौष्टिक हेल्दी फूड खाती है, उसी तरीके से इन्हें भी खिलाना चाहिए। नंबर 6, गर्भपात के बाद जब रक्तस्राव बंद हो जाए तब तक प्रतिदिन योनि की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। मतलब जो रक्तस्राव है जब तक बंद ना हो जाए, जो कि मासिक धर्म की तरह होता है, वो जब तक पूरा बंद ना हो जाए तब तक योनि की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए, जिससे गर्भाशय में किसी प्रकार का संक्रमण ना हो, ठीक है। और क्या करना है, गर्भपात के बाद स्त्री को पूरा डॉक्टरी परीक्षण कराकर इस बात को जानने का प्रयास करना चाहिए कि गर्भपात किस कारण से हुआ, जिससे आगे भविष्य में वे गर्भपात को रोका जा सके, ठीक है। आगे उसको ये दिक्कत दोबारा फेस ना करनी पड़े, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये देखो गर्भपात के आपको प्रकार सब समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे हाइपरेमेसिस ग्रेविटेरम की। हाइपरेमेसिस ग्रेविटेरम क्या है, जिसका मेन मतलब क्या है, मतलब अत्यधिक उल्टियाँ होना। जब उल्टियाँ जो है अत्यधिक हो, अत्यधिक का मतलब आपको पता है, नॉर्मल उल्टियाँ चलती हैं कितने, 2 से 3 महीने तक चलती हैं, ठीक है। 2 से 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा उल्टियाँ चलती हैं। गर्भावस्था के शुरू में प्रारंभ से ही शुरू हो जाती हैं उल्टियाँ, और क्या 2 से 3 महीने तक चलती हैं, 2 से 3 महीने तक चलती हैं और बंद हो जाती हैं। लेकिन ये उल्टियाँ जो है 6 से 7 महीने तक बंद ही ना हो तो हम उसको कहते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविटेरम। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है, इसके, क्योंकि हमने जो उल्टियों के विषय में, वॉमिट आना, इसके विषय में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मेन पॉइंट यहाँ पर ये था कि 6 से 7 महीने तक जो है उल्टियाँ यहाँ पर बंद नहीं होती हैं, अत्यधिक होती है, मतलब नॉर्मल भी नहीं होती, ज़्यादा ही होती है, उसको हम हाइपरेमेसिस ग्रेविटेरम कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं है, बस रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। चिंता व तनाव हो सकता है, कुछ लोगों में ये डर होता है, प्रसवकालीन पीड़ा का डर होता है, और उस डर की वजह से क्या होता है, उनको उल्टियाँ, घबराहट, बेचैनी होती है। और जब ये दिक्कतें होती हैं तो कहीं ना कहीं संवेगात्मक असंतुलन भी देखने को मिलता है उसको, ठीक है। संवेगात्मक असंतुलन के कारण होती हैं। परिवार में कलहपूर्ण वातावरण हो तो भी उल्टियाँ होती हैं। आर्थिक समस्याएं हों भाई, आर्थिक समस्याएं भी परेशान करती हैं। और गर्भवती की शारीरिक अस्वस्थता जो होती है, इसकी वजह से भी उल्टियाँ होती हैं। तो ये बहुत सारे रीजन हैं। उपचार भी मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ, आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहना है, भोजन थोड़े थोड़े अंतराल पे लेते रहना है इसमें। और आपको बताया था सुबह के टाइम जब उठो तो चाय, पानी, कोल्ड कॉफ़ी कुछ भी पीने से पहले, कोई भी लिक्विड चीज़ लेने से पहले, कुछ भी बिस्किट, ब्रेड, भुने चने, ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। मतलब कार्बोज युक्त पदार्थ को उसका सेवन कर लेना चाहिए, तब जाकर लिक्विड पीना चाहिए। अगर खाली पेट आपने पानी वगैरह कोई लिक्विड चीज़ खाई पी तो क्या होगा, उल्टी होने की समस्या बढ़ जाती है, ठीक है। तो भोजन के साथ जल की मात्रा कम लेनी चाहिए, जिससे उल्टी को रोका जा सके, ठीक है ना। गरिष्ठ भोजन, वसा युक्त भोजन पर कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। और विश्राम सब बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं खाने से पहले भी विश्राम करना चाहिए, खाने के बाद भी विश्राम करना चाहिए। गर्भावस्था में एकदम ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था एक ऐसी कंडीशन चाहे वो खाना खाओ आप तब भी विश्राम कर लो और उसके बाद भी विश्राम करो। क्यों? क्योंकि इससे उल्टी का भय, अगर उल्टी का डर है तो ये तरीका अपनाना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। और संतुलित रहने का प्रयास करना चाहिए हर तरीके से, शारीरिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है किसी चीज़ का, ठीक है। कोई मान लो काम है फिजिकल तो उस पर भी बहुत टेंशन में आ गए, अरे इतना काम है, अरे आराम से कर लेना धीरे धीरे, ठीक है। वो वाली चीज़ें समझने वाली, ठीक है। और जो पारिवारिक समस्याएं उनमें कलहपूर्ण वातावरण से बेहतर है क्या है, समस्याओं का निराकरण धैर्यपूर्वक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सारे रीजन थे हाइपरेमेसिस ग्रेविटेरम के, ठीक है। चिकित्सक का परामर्श लेना चाहिए, ओके, जिससे जो प्रसव पीड़ा वाला जो डर है वो ख़त्म हो जाए, ओके। अपने आप को मनोरंजन वाली चीज़ों में व्यस्त रखना चाहिए, अच्छे अच्छे साहित्य पढ़ना, हल्के फुल्के कार्य करना, मनोरंजन के काम करना, रुचि के अनुसार कार्य करना, जिससे क्या है इस चीज़ को रोका जा सकता है। तो बस इतनी बात हमने इसके विषय में की। अब हम करेंगे एनीमिया की थोड़ी बात, क्योंकि आज मैं टॉपिक ही ख़त्म करने वाली हूँ गर्भावस्था की जो समस्याएं होती हैं उसकी, ठीक है। तो एनीमिया क्या है, शरीर में रक्त एक ऐसा तत्व है जो संपूर्ण शरीर में क्या करता है, निरंतर संचरित होता है, ये हम सभी जानते हैं। और क्या करता है, शुद्ध रक्त हृदय से निकलकर धमनियों द्वारा कोशिकाओं के माध्यम से शरीर की कहाँ सूक्ष्मतम कोशिकाओं द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है। सूक्ष्मतम कोशिकाओं द्वारा पहुंचाया जाता है। अब कोशिकाओं में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रक्त बाहर ले जाके कहाँ छोड़ देता है, फेफड़ों में छोड़ देता है। फेफड़ों में वो रक्त शुद्ध होता है, वहाँ से लेकर जाता है पूरी कोशिकाओं में। ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन मिला रक्त होता है, ऑक्सीजन वाला रक्त होता है, वो पूरे शरीर में छोड़ देता है।
मतलब आप जानते हो रक्त का मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में छोटी छोटी कोशिकाओं तक पहुंचाना, न्यूट्रिशन को पूरे शरीर में पहुंचाना, ठीक है, और जो CO2 होता है उसको बाहर निकालना। तो यही कार्य होता है रक्त का, ठीक है ना। और जब हमें पौष्टिक न्यूट्रिशन मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाती है, तो इससे क्या होता है, हमारा शरीर क्रियाशील हो जाता है, काम करने की क्षमता मिलती है, ठीक है। तो जो इस तरह जब रक्त हमारे शरीर में न्यूट्रिशन ऑक्सीजन ले जाता है तो जो कोशिकाएं होती हैं वो स्वस्थ रहती है, क्रियाशील रहकर मानव को भी स्वस्थ व क्रियाशील बनाए रखती हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में सामान्यतः 5 लीटर रक्त निरंतर परिसंचरित होता है, ठीक है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम आपने पढ़ा होगा, तो ब्लड सर्कुलेट करता है 5 लीटर प्रति मतलब निरंतर, ठीक है। महिलाओं में कहते हैं आधा लीटर कम होता है, तो 4.5 लीटर तक होता है, और जो पुरुष होते हैं उनमें 5 लीटर तक माना जाता है, ठीक है। रक्त के 2 भाग होते हैं, एक तो ठोस भाग होता है व दूसरा तरल भाग होता है। ठोस भाग में रक्त कण पाए जाते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसकी यहाँ पर, क्योंकि ये हम बात करेंगे फिजियोलॉजी में। लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण, रक्त पट्टिकाएं जिन्हें हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो RBC, WBC और रक्त पट्टिकाएं, प्लेटलेट्स, ये 3 तरीके के कण इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। किसमें, ब्लड में। देखने में रक्त कैसा होता है, लाल रंग का, ठीक है, लाल रंग के तरल के रूप में दिखाई देता है, किंतु ये एक जटिल संगठन होता है, नॉर्मल नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, इसलिए जटिल संगठन कहलाता है। लाल रक्त कणों के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। यदि लाल रक्त कणों को आप यहाँ पर हटा देते हैं तो रक्त कैसा दिखता है, ये प्रश्न बन सकता है, पीले रंग का दिखाई देता है, पीले रंग के तरल के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, अभी आप पढ़ते जाओ भी पता चलेगा। लाल रक्त कणों में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसका निर्माण लौह लवण तथा प्रोटीन से मिलकर होता है। आपको सभी को पता है ग्लोबिन प्रोटीन होता है, हीम खनिज होता है, इन दोनों के ही मिलने से हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। मतलब हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, ओके। ऑक्सीजन का जो होता है ना, हीमोग्लोबिन जो होता है उसके ऊपरी क्या होता है, एक क्षमता होती है जिस वजह से ऑक्सीजन को ये क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में एक क्षमता पाई जाती है जिससे ऑक्सीजन क्या होती है, इसके ऊपर आकर्षित होती है। अब इसमें मिलकर हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन लग जाती है, आता है शरीर में, न्यूट्रिशन मिल जाती है, न्यूट्रिशन का अवशोषण करता है, छोटी छोटी कोशिकाओं तक ये ले जाता है। कोशिकाओं के पास पहुंचता है, वहाँ पर क्या मिल जाता है, इससे CO2 मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ये वापस लेकर कहाँ जाता है, हृदय में, हृदय से लंग्स में चला जाता है, लंग्स से वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। हम लोग सांस लेते हैं उससे बाहर निकल जाता है। श्वसन क्रिया के दौरान जब रक्त का शुद्धिकरण होता है तो हीमोग्लोबिन शरीर की कोशिकाओं से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड का परित्याग कर देता है और ऑक्सीजन को ले लेता है। वही चीज़ अभी हमने जो बताई कि CO2 को परित्याग मतलब निकाल देता है, ऑक्सीजन को ले लेता है। शुद्ध रक्त के साथ ये ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंच जाती है, सारी बात हम बता चुके हैं, ठीक है। यदि रक्त में रक्त कणों की संख्या घट जाती है, ठीक है, यदि रक्त में लाल रक्त कणों मतलब RBC की संख्या, रेड ब्लड सेल्स की, रेड ब्लड कार्पल्स भी बोलते हैं, की संख्या घट जाती है तो उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है, और इसी को हम रक्तहीनता रोग कहते हैं, ठीक है। जो RBC इतना काम कर रहा है ना, न्यूट्रिशन पहुंचा रहा है, ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, अब इसकी संख्या घट गई, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन की मात्रा भी घटेगी, है ना, और रक्तहीनता या एनीमिया समस्या होगी। अब एनीमिया चाहे माँ को हो, इफेक्ट बच्चे पे भी पड़ेगा और माँ पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लाल रक्त कणों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसका निर्माण लौह लवण, ओके, ये हम बात कर चुके हैं, पेज रिपीट हो गया। गर्भावस्था में रक्तहीनता का दुष्प्रभाव माता तथा शिशु दोनों पर पड़ता है, क्योंकि रक्तहीनता के कारण माँ तथा शिशु दोनों के शरीर की कोशिकाएं क्या होती है, ऑक्सीजन आपूर्ति दोनों की घट जाती है, जिससे कोशिकाएं अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाती, ठीक है, क्योंकि हमने क्या बताया, अभी कमी हो जा रही है किसकी, RBC की, और इस वजह से माँ और शिशु दोनों काम ठीक तरीके से नहीं कर सकते, मतलब उनकी वृद्धि और विकास भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है, कोशिकाएं अपना कार्य सुचारू रूप से क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि गर्भकाल के 3रे माह से ही शिशु क्या करता है, अपने यकृत में, कहते हैं ना भ्रूण में जो होता है RBC का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है, ये प्रश्न बनता है ना। तो और हम लोगों में कहाँ होता है, महिलाओं में या पुरुषों में कहाँ होता है, मतलब नॉर्मल व्यक्ति वयस्क में कहाँ होता है, तो वो होता है किसमें, अस्थि मज्जा में, ठीक है, अस्थि मज्जा में होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर दी है कि भ्रूण में क्या करता है, ये 3रे महीने से ही पेट में ही क्या करता है, लौह लवण संचित करने लगता है। देखो 500 ग्राम प्रोटीन संचित करके लाता है शिशु माँ के पेट से ही,
अपने अंदर, और लौलवण भी संचित करके लेकर आता है। तीसरे महीने से ही संचित करने लगता है, अपने शरीर में स्टोर करने लगता है, और कैल्शियम भी संचित करके लाता है। इनफैक्ट आप जानते हो, जैसे हमारे शरीर में सभी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, तो बच्चा हमारे पेट से आता है तो उसके शरीर में पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, तो वो पौष्टिक तत्व आते तो माँ के शरीर से है ना। अब दो लोगों का विकास हो रहा है तो दोनों के हिसाब से ही तो न्यूट्रिशन देना होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से संचित करने की वजह से क्या होता है, गर्भवती स्थिति में रक्तहीनता की स्थिति में, मतलब लक्षण, हम बात करेंगे लक्षणों की, ठीक है। तो यहाँ पर संचित कर लेता है, इस वजह से माँ के शरीर में और ज़्यादा लौह की कमी हो जाती है। अब गर्भवती स्त्री में रक्तहीनता की स्थिति में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, देखो, त्वचा, नाखून तथा आंखों में पीलापन आ जाएगा, चेहरे की चमक का समाप्त हो जाना तथा आंखों के नीचे काले घेरे बनना, अत्यधिक शारीरिक कमजोरी व थकान का अनुभव होना, सिर में दर्द रहना, घबराहट महसूस होना, चक्कर आना, ठीक है। और ये लक्षण आप लोगों में भी हों अगर इस तरीके के, तो समझो खून की कमी है, ठीक है ना। और कार्य करते करते आंखों के आगे अंधेरा छा जाना या सांस फूलना, ठीक है। तो ये मेरे अंदर खून की कमी नहीं, लक्षण तो ये वाले तो मेरे अंदर भी है, पर ये मेरे अंदर इसलिए है क्योंकि मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, सांस फूलना वगैरह, ठीक है। बकाया और चक्कर वाली मेरे साथ क्या है, अगर मैं ज़मीन पर बैठी हूँ, पूजा वूजा करती हूँ, तो मैं उठती हूँ तो मेरे आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है, पर ब्लड मेरे शरीर में सही है। मैंने अभी जल्दी में ही जाँच कराई थी, जब टेस्ट हुए थे मेरे, तो ब्लड मेरा सही है, ठीक है। तो मेरा कुछ और रीजन है, लेकिन नॉर्मली ये लक्षण अगर हैं तो समझो खून की कमी है। गर्भवती के आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, आयरन युक्त भोज्य पदार्थ सम्मिलित करने चाहिए, जैसे कि पनीर है, अंडा है, मांस है, दाल है, हरी सब्जियां हैं, केला है, अनाज है, फल है, गुड़ है, जिससे क्या है, जो है एनीमिया की समस्या दूर की जाए। मतलब गर्भवती को ये सारे आहार लेने चाहिए जिससे उसका सही ट्रीटमेंट उसे मिल जाए और वो सही हो जाए, मतलब एनीमिया की कमी दूर हो जाए, ठीक है। कारण आपको पता ही है, गर्भावस्था में रक्तहीनता के क्या कारण हो सकते हैं। निर्धनता के कारण क्या होता है, अपर्याप्त पोषण, मतलब निर्धनता है, वही है ही नहीं खाने को, अपर्याप्त पोषण ले रहे हैं तो एनीमिया हो जाएगा। दुर्घटना के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हो गया हो, है ना, और फिर वो ब्लड की पूर्ति ना हो पाई हो। पाचन विकार हो, जिससे अवशोषण ही नहीं हो पा रहा है लोहे का, ठीक है ना, अवशोषण ही नहीं हो पा रहा हो। भोजन को पकाने के अनुपयुक्त विधियाँ हों, ठीक है। कहते हैं लौह का अवशोषण, अगर विटामिन सी की कमी है तो लौह का अवशोषण सही से नहीं होता, ठीक है। गर्भावस्था के पूर्व में रक्तदान किया हो, प्रोटीन की कमी होगी तो भी लौह का अवशोषण सही से नहीं होगा। गर्भावस्था के पूर्व में रक्तदान किया हो, पेट में कोई कमी हो गया हो, ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, एनीमिया होने का खतरा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो गई हमारी आज ख़त्म, किस चीज़ की बात ख़त्म हो गई यहाँ पर, जो गर्भकालीन जो समस्याएं थी, ठीक है। गर्भकालीन जो समस्याएं हम पढ़ रहे थे, गर्भकालीन विषाक्तताएं पढ़ रहे थे, उसमें जो मेन समस्याएं थी सारी कंप्लीट हो गई। अब हम कल बात करेंगे नए टॉपिक की, और उससे पहले हम करेंगे प्रैक्टिस जो अभी तक हमने पढ़ा, क्योंकि अब तक हमने गर्भावस्था की लगभग संपूर्ण बात यहाँ पर कर ली। अब हम गर्भवती स्त्री की देखभाल, प्रसव पूर्व तैयारी, ये सारी चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे, और धीरे धीरे हम पहुँच जाएंगे बच्चों के विकास पर, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। बहुत कम समय में आज की क्लास निपट गई, हालांकि क्लास आज बहुत लंबी होती अगर मैं डिटेल में समझाती, पर मेरी समस्याओं को आप समझिए। आगे हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आपको अच्छे से तैयारी कराएं। मिलते हैं कल की वीडियो में, धन्यवाद।